बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशंस एक्सरसाइज 2.7 लेक्चर नंबर 34। एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 72। कहती है कि आप क्या करें, फाइंड करें दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स और उनके प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 72 बनता है। सबसे पहले कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है, कंसेक्यूटिव ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में गैप नहीं होता। गैप का मतलब है कि उनके बीच में कोई और नंबर नहीं आता। जिस तरह 1 एंड 2, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है ना, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। जिस तरह 2 एंड 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है। अगर मैं कहूँ 1 एंड 3 तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है क्योंकि इनके बीच में 2 आता है। तो वो क्या कह रही है, कोई ऐसा नंबर उठाए, फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव ना हो। कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर उठाना है और फिर उसकी प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो 72 है। तो मैथ्स में हमारे पास जब कोई चीज़ अननोन आ जाती है तो उसके लिए हम सपोजिशन कर लेते हैं कि हमारे पास वो सपोजिशन में आती है कि सपोजिशन ये x है या ये y है या ये z है। हम कोई वेरिएबल उसके लिए सपोज कर लेते हैं, हम कांस्टेंट नंबर नहीं ले सकते। सही है। तो लेट द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x+1। तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास वो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर में जो फर्स्ट नंबर आता है वो x है और दूसरा नंबर जो आता है वो x+1 है। क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि x और फिर x+1, और अगला अगर होता हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर होते तो x+2 होता। सही है। तो हमने वो दो नंबर हमने सपोज की। सो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x, सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू x+1। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने दो नंबर सपोज की है, एक का नाम x है, दूसरे का नाम x+1 है। अब उसने क्या कहा कि जो दो नंबर आप सपोज कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 72 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू 72, ये क्वेश्चन में कहा गया है आपसे। ठीक है। तो हम क्या करें, जो दो नंबर हमने सपोज की है x और x+1, उनकी प्रोडक्ट 72 के इक्वल है। तो हम वो दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे x और यहाँ पे x+1 इक्वल टू 72। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो आप x को होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से x² आ जाएगा और यहाँ से x बन रहा है x इक्वल टू 72। अब इस इक्वेशन को हमें कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। तो कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के जनरल फॉर्म हमें याद है कि ax² + bx + c इक्वल टू 0। मीन के उसके राइट हैंड साइड पे 0 होता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 72 है। तो पहले हम 72 को ख़त्म करेंगे। 72 को ख़त्म करने के लिए प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे। तो आपके पास देखिए x² + x - 72 इक्वल टू 0, विच इज़ द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है ना, आपके पास हाईएस्ट पावर 2 है और फिर इक्वल टू 0 है। तो आप क्या कहेंगे, विच इज़ द कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। सो बाय फैक्टराइजेशन, सही, हम अब इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ना। हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन की है। सही। तो x² - 8x + 9x, मिड वाले टर्म को हमने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया कि मल्टीप्लाई करें 72 आ जाए, प्लस माइनस करें 1 आ जाए। सही। 4 टर्म्स बन गए। फिर हम इनमें से कॉमन ले लेते हैं 2 टर्म्स, और 2 टर्म्स में से कॉमन लिया तो हमारे पास देखिए x - 8 इक्वल टू 0, दोनों में से एक को लिया, फिर यहाँ से x + 9 इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में से कोई एक टर्म ऐसा है जो हमारे पास 0 के इक्वल है, लेकिन हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा टर्म है। तो हम दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ से -8 को ख़त्म करना है, एडिंग करें 8 को बोथ साइड पे। यहाँ पे +9 को ख़त्म करना है, माइनस करें 9 को बोथ साइड पे। तो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 8 और x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई -9। अब हम क्या करते हैं कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, इसने कहा था कि वो नंबर पॉजिटिव भी हो और वो नंबर कंसेक्यूटिव भी हो, तो हम नेगेटिव वाले को तो नहीं लेंगे। अब देखिए x की एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आया है, -9 आया है। तो हम इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख भी दिया। ठीक है। वी विल ओनली कंसीडर द पॉजिटिव इंटीजर, हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को लेंगे। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके पास किसके इक्वल था, x के इक्वल हमने सपोज किया था। तो x की वैल्यू हम 8 ले लेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर आपके पास 8 है और सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर आपके पास x+1 था। तो 8 के ऊपर 1 को जमा करें, आपके पास 9। दस दे रिक्वायर्ड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपके पास क्या आ गए हैं, 8 एंड -9। अब देखें 8 और 9 आ गए हैं। तो 8 और 9 कंसेक्यूटिव है ना, इनके बीच में कोई और नंबर तो नहीं आता। 8 के फ़ौरन बाद 9 आता है, तो ये दो नंबर कंसेक्यूटिव
इंटीजर हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 50, फाइंड द नंबर्स। सवाल में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 50। कहती है कोई भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले ले, सही है, उनको प्लस करे यानी उनको सम करे और उनका स्क्वायर, सम और स्क्वायर किसके इक्वल हैं, 50 के इक्वल हैं। फाइंड द इंटीजर्स, तो आप उसके इंटीजर्स फाइंड करके दे दें, सही है ना। तो हम लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट को एक्स सपोज किया, सेकंड को एक्स प्लस 1 सपोज किया, हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव थे। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो एक्स प्लस 2 आ गया, सही है। सो फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स के इक्वल, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस 1 के इक्वल और थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर एक्स प्लस 2 के इक्वल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सवाल में और क्या कहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू 50। यहाँ पे और बेहतर होगा अगर आप लिखेंगे सम एन स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू 50, सम एन स्क्वायर, सही है ना। सवाल में ये कहा था कि उसके सम और फिर उसके स्क्वायर किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं, जो हमने सपोजिशन की है एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 कंसेक्यूटिव नंबरों की, तो हम इनकी एडिशन भी कर रहे हैं और स्क्वेयरिंग भी कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट के ऊपर स्क्वायर, फिर थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर के ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 50। हम क्या कर रहे हैं, हम सवाल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे आ जाएगा, एक्स प्लस 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म से हम ओपन कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक्स प्लस 2 ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में है तो उसको ओपन किया अगले स्टेप में, ठीक है, इक्वल टू 50। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट हटा दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 50। अब हम टर्म को रीअरेंज करेंगे, सही है ना। स्क्वायर वालों को एक साथ रखेंगे, लीनियर को एक साथ रखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स पे एक्स स्क्वायर आया हुआ है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4 and 2 दोनों आपके पास लाइक टर्म हैं, लीनियर हैं, दोनों को जमा करें 6x हो जाएगा। यहाँ से 1 के ऊपर 4 को जमा करें 5 इक्वल टू 50। इसको भी हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड का 0 होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड हो, कोई एक साइड 0 होना ज़रूरी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से दोनों में से कोई एक साइड 0 के इक्वल हो। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देखिए आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि आपके पास 50 है, तो 50 को हमें हटा के इसमें 0 बनाना है। तो माइनस करें बोथ साइड पे 50 को, तो आपके पास यहाँ से आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45। अब हम इस कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन को देखते हैं कि इसके एलिमेंट में से कोई एलिमेंट ऐसा है जो हम कॉमन ले सकते हैं, सही। तो 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 45 आता है, तो हम 3 को कॉमन ले रहे हैं। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब ये कोऑर्डिनेटिक फॉर्म में तो आ चुका है और सिंपल फॉर्म है। अब आप इस 3 को ख़त्म करें, 3 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करें बोथ साइड पे। तो हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ से देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 0 कहाँ से आया, क्योंकि जिस एलिमेंट का न्यूमिनेटर 0 होता है होल टर्म 0 के इक्वल आ जाता है, सही। विच इज़ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन, सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन आ गया है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है कि लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 15 1 ज़रा 15 एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट 1 है। मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें 2 आ जाए। अब देखिए 5 3 ज़रा 15, इन दोनों की प्रोडक्ट 5 से 3 को निकाले, आपके पास क्या आता है प्लस 2। 4 टर्म्स आपके पास बन गए, दोनों की पेयर बना दें और उनमें से कॉमन ले लें। आपके पास दोनों टर्म्स 0 के इक्वल आए हैं, तो हमें नहीं पता दोनों में से कौन सा टर्म 0 के इक्वल है, तो हम दोनों को 0 के इक्वल ले लेते हैं। और फिर यहाँ से कांस्टेंट को ख़त्म करने के बाद x की वैल्यू 3 आई है और x की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आई है, -5 आई है। अब देखो इसने पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहा था, इसने सिर्फ इंटीजर फाइंड आउट करने को कहा था। तो हम यहाँ पे पहले प्लस वालों को भी करेंगे और फिर माइनस वालों को भी करेंगे, या माइनस वालों को और प्लस वालों को बाद में करें, माइनस को पहले करें, आपकी मर्ज़ी है। सो फर्स्ट कॉन्सेक्टिव इंटीजर x था, x की जगह हमने 3 पुट की। फिर x प्लस 1 था तो 3 प्लस 1 4। फिर थर्ड कॉन्सेक्टिव इंटीजर x प्लस 2 था, x आपके पास 3 प्लस 2 5। अब देखें 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, कॉन्सेक्टिव इंटीजर आ रहे हैं ना। इसी तरह हमने नेगेटिव को
पुट किया है, x की जगह -5। फिर x + 1 है तो यहाँ पे -5 + 1 = -4। इसी तरह हमने थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर x + 2 था तो -5 + 2 = -3। दस दे रिक्वायर्ड कंसेक्टिव इंटीजर्स आर -3, -4, -5 या 3, 4 एंड 5 आपके पास आ गई। सही है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? द लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 5 मीटर more than the width more than it is width of the area of the hall is 36 square meter. Find the length and width of the hall. कहती है कि आपके पास एक हॉल है जिसकी लंबाई आपके पास क्या है? 5 मीटर है। सही है। 5 मीटर मोर देन इट इज़ विद। कहती है कि इस एक हॉल आपके पास है और उस हॉल की जो लंबाई है वो क्या है? वो 5 मीटर मोर देन है उसके विद से। सही है। तो फिर कहती है कि उसका एरिया, उस हॉल का एरिया जो है वो आपके पास 36 स्क्वायर मीटर है। तो फिर आप उसकी लेंथ और विद फाइंड करके दे दें। सही है। अब हम ले लेते हैं लेट विड्थ ऑफ द हॉल। हॉल की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो हम सपोज कर रहे हैं कि वो हमारे पास x है। और सवाल में क्या कहा कि इसकी लंबाई, उस हॉल की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से क्या है? मोर देन 5 है, मीन कि 5 ज़्यादा है। सही। तो हम जो हमने सपोजिशन की है x, इसके ऊपर 5 को जमा करेंगे उसकी लंबाई में, लेंथ ऑफ द हॉल x + 5 मीटर होगा, यानी 5 मीटर और ज़्यादा है। सही। और एरिया आपके पास क्या है? 36 स्क्वायर मीटर है। सही। अब आपके पास एस वी नोन डेट एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विद या विद मल्टीप्लाई लेंथ। सही है। तो पुटिंग वैल्यूज़, लेंथ की वैल्यू पुट करें। आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है? x + 5 आ रही है। और विद की वैल्यू पुट करें, x है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। और एरिया की वैल्यू 36 है, हमने यहाँ पे डाल दिया 36 स्क्वायर पर मीटर है। सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ जाता है x² + 5 = 36। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट नंबर है। अब हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो पहले कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। 36 को बोथ साइड पे माइनस करें तो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है x² - 5x - 36 = 0, विच इज़ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेटिक फॉर्म में आ चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, लास्ट वन को फर्स्ट वन के, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट वन के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो 36 1 0 36, मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई कर 36 आ जाए, प्लस माइनस करें 5 आ जाए। 9 4 0 36, 9 से 4 को निकाले आपके पास +5। 4 टर्म्स आपके पास बन गए। आप इनमें से कॉमन ले लें तो आपके पास x + 9 x - 4 = 0। दोनों टर्म 0 के इक्वल हैं तो हम दोनों को ले लेते हैं। सही है ना। यहाँ से ले लिया तो x की वैल्यू आ गई -9 और x की वैल्यू आ गई 4। एज लेंथ एंड विड्थ आर नॉट नेगेटिव, कि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सही है ना। कभी लंबाई नेगेटिव होते हुए देखा है? नहीं, कभी भी नहीं। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? -9 को इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 को ले लेंगे। Therefore we take x = 4। सो width ऑफ द हॉल किसके इक्वल था? x के इक्वल था। x की जगह हमने क्या डाल दिए? 4 मीटर। एंड लेंथ ऑफ द हॉल x + 5 था तो 4 + 5 = 9 मीटर। तो इसकी लंबाई, उस हॉल की लंबाई हमारे पास क्या आ गई है? 9 मीटर आ गई है। और उस हॉल की चौड़ाई जो है वो हमारे पास 4 मीटर आ गई है। और यही हमसे डिमांड की गई थी। ठीक है। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। The sum of two number is 11 and sum of their square is 65. Find the number। कहती है कि आपके पास कोई दो नंबर हैं और वो दो नंबर हमें नहीं पता। ठीक है। कोई दो नंबर आपके पास हैं जिनको आप जमा करते हैं तो आपके पास 11 आता है। सही। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। कोई भी दो नंबर आपके पास हैं जिनको आप सम करते हैं आपके पास आता है 11। एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 65। और उन्हीं दो नंबरों को सम और स्क्वायर करने से आपके पास 65 आता है। तो कहती है फाइंड द नंबर्स, के उन दो नंबरों को आप फाइंड करके दे दें कि वो नंबर्स कौन से हैं। सही है। वो नंबर्स आप फाइंड करेंगे। तो हमने क्या कर दिया? लेट x and y आर टू नंबर्स।
हमने सपोज की कि हमारे पास एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 11, कहा कि उन दो नंबरों को जो आप सपोज कर रहे हैं उनको जमा करें क्या आता है, 11 आता है। तो x हमने सपोज की और y सपोज की, दोनों को जमा किया किसके इक्वल, 11 के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सम ऑफ दियर स्क्वायर इक्वल टू 65, ये भी क्वेश्चन में कहा है कि उन ही दो नंबरों को सम और उनके स्क्वायरिंग करने से वो 65 के इक्वल आता है। तो हमने देखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब जो जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.6 में साइमल्टेनियस इक्वेशन में किया था कि x की वैल्यू निकाले फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते थे, इसी तरह हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक में से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है x प्लस 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। इसमें से या x या y की वैल्यू निकालनी है, तो y को बोथ साइड पे माइनस करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 11 माइनस y आ गई। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब आप इक्वेशन 3 को कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है आप 1 में पुट करते हैं या 2 में पुट करते हैं, उसमें x और y का होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्ट इक्वेशन 2 में ही पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपने जगह पे, एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट की, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65 इक्वेशन 2 हमारे पास। तो यहाँ पे एक्स की जगह हमने क्या पुट की, 11 माइनस वाई स्क्वायर पुट की, वाई स्क्वायर अपने जगह पे, यहाँ पे 65 आता है। अब देखो 11 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है ना। इसको हमने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से राइट हैंड साइड पे 65। अब 11 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, फार्मूला भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इसको एक नज़र देख ले। 11 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें 121 आता है, वाई स्क्वायर अपने जगह पे, 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 22 आता है वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 65। रीअरेंज द टर्म को रीअरेंज करें, स्क्वायर वालों को एक साथ रखा, लीनियर, उसके बाद कांस्टेंट, इसके बाद राइट हैंड साइड पे 65, 2 टाइम्स पे वाई स्क्वायर आया हुआ है, तो वाई 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121 इक्वल टू 65। अब हमें एक साइड को ज़ीरो बनाना है लेफ़्ट और राइट में से, लेकिन हमारे पास राइट साइड को ज़ीरो बनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें एक ही टर्म है। तो हम 65 को बोथ साइड पे माइनस करके ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 56 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इन तीनों टर्म्स में से कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास आ रहा है जो हम कॉमन ले सके, तो हम 2 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28। अब 2 इसके साथ एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो आपके पास देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से हमने इसकी फैक्टराइजेशन की। देखिए x की वैल्यू हमने निकाली, x की एक एलिमेंट आपके पास क्या आई है, यहाँ पे नहीं y की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, एक की y की वैल्यू आई है 7 और दूसरी y की वैल्यू आपके पास आई है 4। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, सही है। अब हम y की वैल्यू 7, पहले ये एलिमेंट पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, सही है। तो हमने यहाँ पे पुट की, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई था, तो y की जगह हमने 7 पुट की इक्वल टू 11 है। अब 7 को बोथ साइड पे माइनस करें, सही है ना, 7 को बोथ साइड पे माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। इसी तरह हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, सही, हमने y की वैल्यू 4 इक्वेशन 1 में पुटिंग कर ली, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 7 आ गई है। दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 एंड 7 एंड 7 एंड 4। आपके पास x और y दोनों की एलिमेंट आ गए हैं। x और y का उसने कहा था कि कोई भी दो नंबर हैं जिसको सम करने से 11 आता है और जिसके सम और स्क्वेयरिंग करने से आपके पास 65 आता है, वो नंबर्स आप फाइंड आउट करके दे दें। तो वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 7 4 या 4 7, ठीक है। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज़ 100। सही, कोई भी दो नंबर हैं उसके सम और इसके स्क्वायर किसके इक्वल हैं, सम भी हैं और स्क्वायरिंग भी की है, लेकिन वो दो नंबर हमें नहीं पता, सही है, वो किसके इक्वल है, 100 के, 100 के इक्वल है। वन नंबर इज़ 2 मोर देन द अदर, उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे से 2 टाइम्स बड़ा है, सही है। फाइंड द नंबर्स, तो आप वो नंबर फाइंड करके दे दें। तो हमें नहीं पता कि वो कौन से दो नंबर हैं, जहाँ पे हमें पता नहीं होता वहाँ पे हम सपोजिशन कर लेते हैं, लेट 1 नंबर इक्वल टू x। हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहला नंबर है वो हमारे पास x है। अब उसने क्या कहा कि एक नंबर उसमें से क्या है,
दूसरे से 2 नंबर बड़ा है, यानी 2 टाइम्स बड़ा है, तो हम x प्लस 2 करेंगे सेकेंड नंबर को। सही, तो x प्लस 2 कर दिया। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द सम एन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 100। ये सवाल में कहा है कि जो 2 नंबर आप ले रहे हैं उनका सम और उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे पहला नंबर हमने x लिया है, इसके ऊपर स्क्वायर लिया, फिर प्लस सेकेंड नंबर हमने x प्लस 2 लिया है, सही, उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखिए x प्लस 2, आपको फार्मूला आपके जहन में आ रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। हमने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया इक्वल टू 100। यहाँ से हमने अगले स्टेप में ब्रैकेट को ख़त्म किया, तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 100। टर्म को रीअरेंज किया, सही, हमारे पास ये आ गई। अब हम एक साइड को, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से किसी एक साइड को 0 बनाना है, तो राइट हैंड साइड ज़्यादा आसान है, सिर्फ एक ही आपके पास एलिमेंट है, उसको ख़त्म कर देते हैं। प्लस 100 है तो माइनस करें बोथ साइड पे, तो आपके पास यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इक्वल टू 0। अब इन 3 टर्म्स में से हम देखते हैं कि हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 96 आता है। तो यहाँ से अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के फॉर्म में तो आ चुका है, लेकिन 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है और मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करें बोथ साइड पे। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये ख़त्म हो गया, सही है, विच इज़ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। अब ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन बन गया है, सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। तो इस तरह हमारे पास x की एक वैल्यू आई है -8 और x की दूसरी वैल्यू आई है 6। नाउ पुट x इक्वल टू 8। अब हम 8 पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमें नहीं पता था ना कि क्या है, हमने सपोजिशन की थी कि x है। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -8। और सेकेंड नंबर भी हमें नहीं पता था, लेकिन वो क्या था, वो फर्स्ट नंबर से 2 टाइम्स बड़ा था, तो x प्लस 2 था। तो यहाँ पे x आप -8 प्लस 2 इक्वल टू -6। इस तरह उसने पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं कहा है, तो हम पहले नेगेटिव करते हैं फिर पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव कर लो फिर नेगेटिव, आपकी मर्ज़ी, यानी दोनों एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गए हैं, दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर -6, -8 एंड 6 एंड 8। या आपके पास वो -8 या -6 हैं या 8 और 6 हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 252 स्क्वायर मीटर। सही है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका एरिया जो है आपके पास क्या है, 252 स्क्वायर मीटर है। द लेंथ ऑफ इट इज साइड इज़ 9 मीटर लॉन्गर देन इट इज़ विथ। कहती है कि उसकी लंबाई, उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई जो है वो 9 मीटर लॉन्गर है, किससे, इसके विड्थ से, यानी उसकी चौड़ाई से लंबाई इतनी 9 मीटर लॉन्गर है। फिर फाइंड इट इज़ साइड, तो फिर कहती है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड की आप साइड फाइंड आउट करके दे दें। तो सबसे पहले हमें नहीं पता उसके लेंथ और विड्थ का, सबसे पहले तो हम इसको सपोजिशन में ले लेते हैं, सही। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर आपके पास क्या है, x मीटर, सपोज करते हैं कि वो हमारे पास x मीटर है। फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, सही है, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो है उसकी लंबाई जो है वो क्या है, वो 9 टाइम्स बड़ा है, तो x प्लस 9 होगा। x हमने विड्थ को सपोज किया है, तो लंबाई जो है वो 9 गुना बड़ा है, 9 टाइम्स पे बड़ा है, तो हम 9 को जमा कर लेंगे, सही है ना। तो 9x प्लस 9 मीटर है। एरिया ऑफ ए फील्ड, उस फील्ड के, उस रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया जो है वो 252 स्क्वायर मीटर है, सही। इस वी नोन डेट एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। पुटिंग वैल्यूज़, अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, एरिया की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 252 आता है। हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए एक साइड को 0 बनाना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाना चाह रहे हैं। 252 को बोथ साइड पे माइनस करें, तो आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 252 इक्वल टू 0, विच इज़ कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन, सही है ना। ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन तो है, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 252 और प्लस माइनस करने से 9 ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। जहाँ पे फैक्टराइजेशन फेल होता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है इसका, सही। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद है कि -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं,
जो हमें गिवन कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन होता है उसमें से हम निकालते हैं, सही है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की कोफिशेंट आएगी, तो a इक्वल टू 1। b की वैल्यू आपके पास x की कोफिशेंट होती है, तो आपके पास यहाँ से 9, और c तो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे -252 है। अब पुटिंग करें इसको कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में, तो यहाँ से हमने पुटिंग की हुई है, सही है। -9 प्लस -9 स्क्वायर है, तो 9 को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करें 81 आता है। 252 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, एक -4 के साथ ही और एक -252 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आता है 1008। अब 1008 और 8 को आप क्या करेंगे, 81 को जमा करेंगे तो आपके पास आता है 1089। अब 1089 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 33 का, तो हम 33 के ऊपर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो x आपके पास आ गए -9 प्लस -33 डिवाइडेड बाई 2, यानी x के हमारे पास दो एलिमेंट आ गए हैं, एक प्लस में एक माइनस में। हमने इसको एक मरतबा प्लस में लिखा, एक मरतबा माइनस में लिखा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 24 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -42 डिवाइडेड बाई 2। 24 2 के टेबल में आता है एंड 42 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग कर लेते हैं। x की एक वैल्यू आ गई 12 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -21। लेकिन हमें ये याद है कि लंबाई और चौड़ाई में से कोई भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होता, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं 21 इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इसको लेते ही नहीं हैं। सो हम क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू 12 ले लेते हैं। तो विद ऑफ द रेक्टेंगल आपके पास क्या है, x मीटर था, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 12 मीटर, और उसकी लंबाई जो है उस रेक्टेंगुलर फील्ड की आपके पास क्या था, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 9 गुना बड़ा था, यानी 9 टाइम्स बड़ा था। तो हम इसके ऊपर 9 को जमा करेंगे 12 के ऊपर, तो आपके पास आता है 21, सही है। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.7 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी।